यस। तो हमने स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट्स, और कल हमने कंपनी के बेसिक के बारे में बात किया था कि एक्चुअली कंपनी किस तरह से अपने शेयर्स इशू का पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है। और कंपनी के शेयर इशू प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बाद स्टेप नंबर 2 पे आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद आता है कॉल। अभी यहाँ पे पूरा स्टोरी समझ लो, और उस स्टोरी के बाद हम अकाउंटिंग प्रोसीजर पे आएंगे। इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एप्लीकेंट डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी एंड एप्लीकेशन विद डेजिग्नेटेड बैंक, एडीपी बोलते हैं। एप्लीकेशन विद डेजिग्नेटेड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी शेयर करना पड़ता था, बैंक के थ्रू चेक से एप्लीकेशन मनी कंपनी को देते थे, और फिर कंपनी जब अलॉटमेंट नहीं करती थी तो रिफंड करके वापस चेक भेजती थी। अभी हमारा ASBS सिस्टम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट में ही मनी रखती है, लेकिन उस मनी को ब्लॉक कर देती है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, तो हमारे बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। यदि कंपनी ने हमें शेयर्स अलॉट किए तो बैंक हमारे अकाउंट से कंपनी के फेवर में फंड ट्रांसफर कर देगी, और यदि कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट नहीं किए तो बैंक हमारा वो ब्लॉक हटा देगी, तो फंड हमारे अकाउंट में रहता है। इससे जो ये प्रोसीजर है रिफंड का और ये अलॉटमेंट का, वो बहुत शॉर्ट हो गया कि अब ये पूरा अलॉटमेंट प्रोसीजर 4-5 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है। पहले ये रिफंड वाला और ये पूरा प्रोसीजर करने में 15-20 दिन लगता था। तो यहाँ पे अपने जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन देगा। उसके बाद जो कंपनी है वो कंपनी डिसाइड करेगी कि किसे शेयर्स अलॉट करने हैं और किसे अलॉट नहीं करने हैं। देन अलॉटमेंट प्रोसीजर फाइनल होने के बाद शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। जिनको शेयर्स अलॉट हुआ है कंपनी उससे इंस्टॉलमेंट नंबर 2 यानी अलॉटमेंट मनी कॉल करेगी। अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद कंपनी रिक्वायर्ड टाइम पे कॉल मनी कॉल करेगी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का है, वो ये वाला है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आती हैं, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 2 तरीके से हो सकती है। सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस कॉल किया, कंपनी इश्यूज 1 लाख शेयर्स। अब एप्लीकेशंस आ रही हैं, या तो एप्लीकेशंस 1 लाख से कम आ रही है या एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा आ रही है। जब एप्लीकेशंस जो कंपनी को रिसीव होती हैं वो इश्यूज नंबर ऑफ शेयर से कम होती हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब एप्लीकेशंस कंपनी के इश्यूज नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा आती है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चन खराब करते हैं। कंपनी इशूइंग 1 लाख शेयर्स, कंपनी इशूइंग 1 लाख शेयर्स, और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रहा है लेस देन 1 लाख, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मैं 3 सिचुएशन ले रहा हूं। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू किया, कंपनी को एप्लीकेशन आता है 80,000 का, कंपनी को एप्लीकेशन आता है 95,000 का। दोनों ही अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। या कंपनी को एप्लीकेशन आता है 2,50,000 का, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। कंपनी कितने शेयर्स फाइनली अलॉट करेगी? नाउ क्वेश्चन इज कंपनी कितने शेयर्स फाइनली अलॉट करेगी इन ऑल द 3 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1,
If company receives 80,000 applications against the issue size of 1 lakh, then how many shares company will allot? Answer is 0. और उसका रीजन, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एक कंडीशन है कि आपके पास मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आना जरूरी है. मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आना जरूरी है. यदि 90% से कम एप्लीकेशंस आती हैं तो कंपनी का वो इशू कैंसिल हो जाता है और कंपनी को उन सभी एप्लीकेंट्स को उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता है और कंपनी वो इशू कंटिन्यू नहीं कर सकती. एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पे इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना दिया तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपको 80,000 एप्लीकेशंस बोला है तो भी आप करके आओ, ये कंडीशन लेकिन डाल के आओ. If company receives less than 90% applications, then issue will be cancelled and company has to refund all application money to all applicant. Minimum subscription not received, minimum subscription received. ये वाला केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड का है क्योंकि 90% यानी 90,000 एप्लीकेशंस आना चाहिए था, उसके पास 80,000 एप्लीकेशंस ही आया है. ये केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का है, 90% से ज्यादा एप्लीकेशंस है. जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना 90%, नोट कर लीजिएगा. इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अच्छा आपने कुछ भी लिखना स्टार्ट नहीं किया था क्या अभी तक? ओके, ये बुक आपको मैं कल देता हूं तो इसी में नोट कर लीजिएगा. अभी कुछ काम की पॉइंट लिख लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा. कुछ 2-3 पॉइंट अभी जरूरत पड़ेगी वो लिख लीजिए. इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, in case of under subscription, minimum subscription is 90%. In case of under subscription, minimum subscription is 90%. Minimum subscription is 90%. If it is not received, issue will be cancelled. Issue will be cancelled and company has to refund application money. Issue will be cancelled and company has to refund application money. ठीक है, चलिए अब इधर बताइए. अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, से 95,000 एप्लीकेशंस आए. 95,000 एप्लीकेशंस के केस में क्या कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? आंसर इज यस. नंबर 2, कितने शेयर्स कंपनी विल अलॉट? कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी? 95,000. जितना एप्लीकेशन आया उतना ही अलॉट कर सकती है ना? नहीं सर, इशू तो 1 लाख का किया था. इशू 1 लाख का किया था लेकिन मांगने वाला ही नहीं आया, एप्लीकेंट ही नहीं आया, तो जितना एप्लीकेंट आएगा उतना ही शेयर्स इशू होगा. ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो ये गलती हो जाती है हमसे कि हम 1 लाख इशू पे एंट्री कर देते हैं. 1 लाख का इशू है लेकिन अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा? यहाँ पे 95,000 शेयर्स का ही होगा. प्रॉब्लम अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं है क्योंकि वहां तो बहुत सिंपल होता है. प्रॉब्लम ओवर सब्सक्रिप्शन में, कंपनी के पास मोर देन इशू शेयर्स, मोर देन इशू एप्लीकेशंस आया. 1 लाख का इशू करना, कितनी एप्लीकेशंस आई? 2,50,000 एप्लीकेशंस आई है. अब 2,50,000 एप्लीकेशंस आई है तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? 1 लाख, नॉट मोर देन दैट. जो इशू साइज है उससे ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती. तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी कैन अलॉट ओनली नंबर ऑफ इशूड शेयर्स. जितना इशू है उतना ही अलॉट हो सकता है, पहली चीज. अब क्वेश्चन 2, किसको? क्योंकि एप्लीकेशन तो 250 ने लगाई है, तो यहां पे कंपनी के पास 100% चॉइस है.
कंपनी का चॉइस 100% कि कंपनी किसको शेयर्स देती है और किसको नहीं देती है। पहला तरीका अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट। जितने भी अप्लाई करने वाले हैं, मैं इसका अमाउंट चेंज करता हूं, सपोज 2 लाख एप्लीकेशन है, जितने भी अप्लाई करने वाले हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं, उन सबको प्रो राटा अलॉटमेंट। और प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको इशू के प्रपोर्शन में अलॉट कर दो। यहां प्रपोर्शन बना 1:2, मतलब जिसने भी 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसे 1 शेयर कंपनी अलॉट कर देगी। मतलब किसी को भी निराश नहीं भेजना है, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना है। इफ यू अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स आपको 500 दे दिया जाएगा, इफ यू अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स आपको 1000 दे दिया जाएगा। रेशो में अलॉट कर देना, इस प्रपोर्शन में अलॉट कर देना। 2 पे 1 ऐसे बोल लेते हैं, 2 पे 1। जिसने भी 2 के लिए अप्लाई किया उसे 1 शेयर्स अलॉट कर दिया, 1 शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। इस प्रपोर्शन में सबको अलॉटमेंट मिल जाएगा। दैट इज नोन एज कंप्लीट प्रो राटा अलॉटमेंट, इसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। दूसरा तरीका, कंपनी 1 लाख को सिलेक्ट करके उनको पूरा अलॉट कर दे और बाकी को कुछ भी अलॉट ना करे। 1 लाख को पूरा और बाकी को कुछ भी अलॉट ना करे, तो जो बचे हुए हैं उन सबको रिफंड करके उनका एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दिया जाएगा और 1 लाख को अलॉट कर दिया जाएगा। एंड इट मे बी ऑन लॉटरी सिस्टम और ड्रॉ ऑफ लॉट, व्हाटएवर जो भी कंपनी का प्रोसीजर है। तीसरा, कंपनी इन दोनों ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना ले। जैसे 2 लाख में से 50,000 को सेलेक्ट करके उनको 100% दे दिया, जिसने जितना मांगा उसको उतना शेयर्स दे दिया। 2 लाख में से कितनी एप्लीकेशंस गई? 50, और कितने शेयर्स इशू हो गए? 50। अब एप्लीकेशन कितनी बची? 150। शेयर्स कितने बचे? 50। 50 को सेलेक्ट करके उनको रिजेक्ट कर दिया। अब एप्लीकेशन कितनी बची? 1 लाख। शेयर कितने बचे? 50। उन 1 लाख को 50,000 प्रपोर्शनेट इशू कर दिया और 20,000 को सेलेक्ट करके 100% दे दिया। 50,000 को सेलेक्ट करके 1/4 दे दिया। 1 लाख को सेलेक्ट करके 50% दे दिया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कोई भी तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकती है कंपनी। फुल अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट, 3 ही चीजें पॉसिबल है। किसी को फुल मिल सकता है, किसी को प्रो राटा मिल सकता है, किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। और मैक्सिमम केसेस में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन का ही आएगा, जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन प्रोसीजर समझना पड़ेगा। ठीक है, बेसिस क्लियर हुआ? प्रो राटा क्या बेसिस है? प्रो राटा का मतलब क्लियर है, प्रोपोर्शनेट। बाकी क्या उन्होंने डिसाइड किया है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है, चेक करना है और एंट्रीज करनी है। अब यहां पे ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया। यहां पे एक और एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं इस सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे ही थोड़ी बात और कर लेता हूं। मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस कॉल किया और कंपनी को एप्लीकेशंस आया 3 लाख। ठीक है, और कंपनी 1 लाख को तो रिजेक्ट कर रही है और बाकी 2 लाख को प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। तो 1 लाख को मिलेंगे नील और 2 लाख को मिलेंगे 1 लाख। ये बात समझ में आ रही क्या? मैं कैलकुलेशन समझना है, वही है इस चैप्टर में। 3 लाख एप्लीकेशंस आई थी, अलॉट क्या किया सर? 3 लाख एप्लीकेशन पे टोटल अलॉटमेंट कितना देना है? 1 लाख।
इसमें से कंपनी ने 2 कैटेगरी बनाया, 1 लाख को किया रिजेक्ट और बाकी 2 लाख को दे दिया 1 लाख प्रो राटा, तो हर 2 पे 1 शेयर चला जाएगा। ये जो 1 लाख को रिजेक्ट किया उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड, मान लेते हैं कंपनी ने यहाँ पे 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी कॉल किया है, 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी कॉल किया है। कंपनी के पास टोटल कितना एप्लीकेशन मनी आएगा, कंपनी के पास टोटल कितना एप्लीकेशन मनी आएगा 9 लाख। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, क्लैरिटी बनती रहेगी। कंपनी के पास टोटल कितना एप्लीकेशन मनी आएगा 9 लाख। 3 लाख एप्लीकेशन आई हैं तो 3 लाख पे 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपीज आएगा। 1 लाख को रिजेक्ट किया तो कितना मनी रिफंड करना पड़ेगा 3 लाख। 1 लाख वालों का 3 लाख रिफंड कर देंगे। इन 2 लाख से कितना एप्लीकेशन मनी आया है 6 लाख, बट इनको शेयर्स कितना अलॉट किया 1 लाख। तो कितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी रख सकती है इसमें से 3 लाख। अब आपने मान लो आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी आपको 500 शेयर दे रही है, आपने 1000 शेयर के लिए कंपनी को 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए दिए होंगे। कंपनी आपको 500 शेयर दे रही है तो आपके कितने पैसे वापस आने चाहिए 1500 वापस आने चाहिए, 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1500 वापस आने चाहिए। ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है। इन 2 लाख एप्लीकेंट से कंपनी को 6 लाख रुपीस का एप्लीकेशन मनी आया, कंपनी अलॉट देम 1 लाख शेयर्स, तो 3 लाख रुपीस कंपनी अपने पास रख सकती है कैपिटल में, बाकी 3 लाख रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। एक्सेस कितना एक्सेस है 3 लाख रुपए एक्सेस पड़ा है। क्या करेगी कंपनी इस 3 लाख का रिफंड वापस दो, जब शेयर्स ही नहीं है तो उसके एप्लीकेशन मनी वापस दो। कंपनी बोलती है हमने आपको शेयर्स अलॉट किया, और जैसे आपको शेयर्स अलॉट किया आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए की, बोले लाओ 4 रुपए। अब आप क्या बोलोगे, हाँ अब आप क्या बोलोगे सर 3 लाख जो हमारे ऑलरेडी आपके पास पड़े हैं उनको एडजस्ट कर लो और बचे हुए 1 लाख रुपए हमसे ले लो। कितने एक्स्ट्रा पड़े हैं कंपनी के पास 3 लाख। कंपनी ने अलॉटमेंट पे 4 रुपए के हिसाब से आपसे कितना अमाउंट कॉल करना है 4 लाख। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ही दिए ना आपको, 1 लाख शेयर्स पे आपको कंपनी को अब 4 रुपए के हिसाब से कितना देना है 4 लाख। 3 लाख आपके कंपनी के पास ऑलरेडी पड़े हैं। अब यहाँ लॉजिकल बनता है कि कंपनी पहले 3 लाख रुपए आपको वापस ट्रांसफर करे और उसी दिन वापस 4 लाख आप उनको भेजो, नहीं तो ऑब्वियस बात है आप क्या बोलेंगे ये 3 लाख इसमें एडजस्ट कर लो। ये 3 लाख इसमें एडजस्ट हो गए और कितने वापस बचे 1 लाख। बोले 1 लाख हम दे देते हैं आपको और हो गई अलॉटमेंट मनी पूरी। सिनेरियो नंबर 2, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कॉल किया था सपोज 6 रुपीस। कितने रुपए आए होंगे 6 रुपए के हिसाब से 12 लाख। कितने कंपनी काम में ले सकती है 6 लाख। कंपनी के पास कितने एक्स्ट्रा बचेंगे 6 लाख। मान लो अलॉटमेंट मनी ड्यू बनती है 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी कंपनी कॉल करती है 3 रुपए। 3 रुपए से कितने रुपए कॉल करने हैं 3 लाख। आपके पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं 6 लाख। क्या बोलेगा शेयर होल्डर 3 लाख तो अलॉटमेंट वाला इसमें एडजस्ट कर लो और बचा हुआ 3 लाख रिफंड करो। यस और नो, समझ में आ रही है ना पॉइंट। अभी मैं प्रैक्टिकल पे जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ स्टोरी समझा रहा हूँ। 3 लाख एक्स्ट्रा रिफंड करो। कंपनी बोलती है भाई 6 इधर ले लिया 3 इधर ले लिया, अभी भी 1 रुपया बाकी है ना, 10 रुपए का शेयर है ना जो हम आपसे कॉल पे मांगने वाले थे, तो 1 लाख वो भी रख लें क्या। देने तो है ही ना शेयर होल्डर को वो 1 लाख भी, तो वो भी रख लें क्या।
हमारा सवाल, अलॉटमेंट कब मांग रही है? ये 3 रुपए अलॉटमेंट के कब मांगे थे कंपनी ने? अलॉट करते वक्त। और रिफंड भी कब ड्यू हुआ था? अलॉट करते वक्त। बोले आज रिफंड ड्यू है, आज ही आपका मनी ड्यू है, इसलिए हमने बोला एडजस्ट कर लो। कॉल कब मांगोगे सर आप? बोले कॉल तो हम 3 महीने बाद लेंगे। तो बोले 3 महीने पहले हम आपको पैसे कैसे रखने दें? तो कॉल का 1 लाख अभी से आप नहीं रख सकते, आप अभी हमारा पैसा रिफंड करो, जब आप कॉल करोगे तब हम आपको दे देंगे। लॉजिकल है ना? ये तो दोनों एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है ना, ये तो दोनों काम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, इसलिए तो रिफंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, इधर चेक जाएगा उधर चेक आएगा। लेकिन कॉल का टाइम तो बाद में से 3 महीने बाद है, तो 3 महीने बाद पहले 3 महीने पहले ही कंपनी को पैसे क्यों देके रखूं मैं? तो अभी हम उनसे वापस मांगेंगे और कॉल के टाइम उन्हें हम दे देंगे, यदि कंपनी आपको इस पे इंटरेस्ट दे दो। फिर तो रख लो। तो यदि आपका एक्सेस मनी कॉल तक रख लेती है कंपनी, तो कंपनी आपको उस पे देगी इंटरेस्ट, और ये सारी इंफॉर्मेशन की वो क्या करेगी कैसे करेगी ये सब प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी मेंशन होगा, और वो प्रोस्पेक्टस की सारी टर्म्स आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी कि एक्सेस होता है तो क्या उसे एडजस्ट करना है तो अलॉटमेंट पे करना है, क्या कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब मेंशन होगा। और यदि सर मेंशन नहीं है तो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो लॉजिकल क्या बनता है? अलॉटमेंट में तो एडजस्ट कर लो और उसके बाद भी एक्सेस बचे तो रिफंड कर दो। इसी पूरे सिनारियो पे ये चैप्टर आपको परेशान करेगा, यही अमाउंट की कैलकुलेशन। मैंने तो सिर्फ एक कैटेगरी की बात की, ऐसी 4 कैटेगरी एक ही क्वेश्चन में आएगी जिसमें सबका अलग अलग प्रोरेटा कैलकुलेशन होगा, जिनसे अल्टीमेटली टोटल अमाउंट निकाल के एंट्री तो एक ही बनेगी। वन ऑफ द स्टोरी किस केस में बन रही है ये सारी स्टोरी? ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन में भी किस केस पे बन रही है? प्रो राटा अलॉटमेंट। ये प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं होता, फुल अलॉटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, नो अलॉटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल अलॉटमेंट जितना दिया उतना काम में आ गया, नो अलॉटमेंट सारा का सारा रिफंड आ गया। प्रो राटा अलॉटमेंट जितना दिया उतना शेयर्स नहीं मिला, तो कुछ काम में आया और कुछ बच गया। अब बचे हुए का क्या करें? एडजस्ट करवाएं अलॉटमेंट पे या रिफंड करवाएं? एडजस्ट करना है तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, क्या कॉल में भी जाके एडजस्ट करना है, या कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी बच गया? यहां बच रहा है ना, 3 लाख यहां एडजस्ट हो गए, अभी और कितने बचे? 3। कॉल में कितना एडजस्ट करना है? 1। फिर भी कितने बचे? 2 तो रिफंड करोगे। ये सारी कैलकुलेशंस पहला केस। नाउ दूसरी सिचुएशन, कहां हम परेशान होते हैं इस चैप्टर में वो समझना है। दूसरी सिचुएशन, हमारे शेयर होल्डर थे, एप्लीकेशन पे हमने उनसे 2 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे हमने उनसे 4 रुपए मंगवाए हैं, और हमने बोला है 2+2 की 2 कॉलम देनी है, हो गए 10 रुपए। एक भाई साहब ने 2000 शेयर्स के लिए या 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। वंस ही अप्लाइड तो उसने आपको एप्लीकेशन मनी तो दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। कितने आ गए? 2 रुपए आ गए आपके पास। फिर आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू की तो उसने अलॉटमेंट मनी भी दे दी। फिर आपने कॉल मनी ड्यू की और उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कॉल मनी पे नहीं की। आपने नोटिस किया, नोटिस दिया, कॉल मनी पे नहीं की, आपने कॉल किया और कॉल मिस कॉल हो गया, ऐसा ही कुछ बोल रहा था ना, मिस कॉल हो गया, एप्लीकेशन मनी नहीं दी। यदि कोई शेयर होल्डर कोई भी कॉल्ड अमाउंट, कोई भी कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब जितना कंपनी मांग चुकी है, तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी कितना मांग चुकी है टोटल? 8। 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, ये कॉल्ड अप कहलाता है। शेयर होल्डर ने कितना पे किया अभी तक? 6 रुपए। 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, ये पेड अप कहलाता है।
टर्म, कंपनी ने जितना मांगा दैट इज नोन एज कॉल्ड अप, जितना शेयर होल्डर ने पे किया दैट इज नोन एज पेड अप, और वो ₹2 जो कॉल्ड अप है लेकिन पेड अप नहीं हुए उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। कॉल तो कर ली लेकिन अभी आना बाकी है, दैट इज नोन एज कॉल इन एरियर। और ये कॉल इन एरियर कंपनी की क्या है, असेट, क्योंकि कंपनी ने आपको डेटर बना दिया था कॉल करते ही और आपने पेमेंट नहीं किया तो आप कंपनी के डेटर हो गए एक तरह से। मैं अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं ताकि चीज समझ में आए। कंपनी ने ₹2 ड्यू कर दिए, आपने पे नहीं किए, मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, असेट। अब क्या ऑप्शन है, कंपनी ने नोटिस दिया, एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉल्स किए जो भी कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, और फिर भी शेयर होल्डर ने ये कॉल मनी पे नहीं की, तो कंपनी उसको नोटिस दे देती है फाइनल कि नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर नॉट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। आज से आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो क्योंकि आप अपनी कॉल्स इन एरियर का पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिफॉल्टर हो। तो ये 20,000 शेयर कंपनी जब्त कर लेगी, जिसे बोलते हैं फोरफीट। कंपनी ये शेयर्स फोरफीट कर लेगी। फोरफीट करने का मतलब शेयर वापस ले लिए, उसका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में से हटा दिया। सर 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 ₹6 तो वो पे कर चुका है ना, वो ₹6 क्या नहीं सर, फोरफीट, वो ₹6 भी कंपनी फोरफीट कर लेगी, वो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा शेयर होल्डर। जितना मनी आप कंपनी को दे चुके हो वो कंपनी पैसा जब्त कर लेगी, कंपनी विल नॉट रिफंड दैट अमाउंट। कॉल्स इन एरिया, पेड अप, कॉल्ड अप, फोरफीट, 4 टर्म समझ में आ गई। कॉल्ड अप, वापस कॉल्ड अप, जितना कंपनी ने अभी तक मांगा है। पेड अप, जितना शेयर होल्डर ने पे किया है। कॉल्स इन एरिया, कंपनी ने मांगा है बट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, कॉल्स इन एरिया। फेलियर टू पे द कॉल्स इन एरिया, कंपनी कैन फोरफीट द शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर। फोरफीट का मतलब वो आप शेयर होल्डर नहीं, शेयर कंपनी के पास वापस, और जो पैसा उसने दिया वो भी कंपनी जब्त कर लेगी, दैट विल बिकम कंपनीज प्रॉफिट। अब कंपनी इन शेयर्स का क्या करेगी, नाउ तीसरी सिचुएशन, अब कंपनी शेयर का क्या करेगी, नया शेयर होल्डर ढूंढेगी, नया इन्वेस्टर ढूंढेगी, और कंपनी इन शेयर्स को उसे सेल करेगी, इश्यू नहीं करेगी। क्या करेगी, सेल करेगी, क्योंकि इश्यू तो एक बार ही होता है, बट हम उसको नाम देते हैं री इश्यू। कंपनी ये शेयर्स अब किसी नए पर्सन को री इश्यू करेगी। अब री इश्यू करते वक्त कंपनी उससे कितने पैसे लेगी, कितने का शेयर है भाई, ₹10 का, तो ₹10 लेगी। क्या कंपनी उसे डिस्काउंट दे सकती है, पहली चीज, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट 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 इसकी नहीं कह रहा हूं, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट, करेक्ट बोला, ये सेल है, ये इशू नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इशू वाला। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट, याद रखिएगा, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और वो क्या होते हैं वो बाद में बात करूंगा। ओके, तो अब कंपनी ये शेयर्स री इशू कर रही है।
अब कंपनी ये शेयर्स री इशू कर रही है, क्या कंपनी इस री इशू पे डिस्काउंट दे सकती है क्या? हाँ सर दे सकती है, क्योंकि ये पहले तो इशू नहीं है, सेल है। और डिस्काउंट दे सकती है, कंपनी जेब से डिस्काउंट नहीं दे सकती, लेकिन कंपनी ने पिछले शेयर होल्डर के 6 रुपए तो फोरफिट करके रखे हैं ना अपने पास, उन 6 रुपए में से डिस्काउंट दे सकती है। मैं जस्ट लाइक कि मेरे यहाँ पे 30 सीट्स हैं, मैं इतना ही एडमिशंस लेता हूँ, सीट्स आर ही फुल, सबने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस इज ड्यू, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी सबने दे दी, नाउ फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस इज ड्यू, हमने कॉल किया फाइनल इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, फाइनल इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, कंपनी स्टार्ट हो गया, फाइनल इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, 2-3 कॉल के बाद भी इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुई, हमने वो सीट फोरफीट कर ली, आज से आप हमारी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, और जितनी फीस आप अभी तक दे चुके हैं वो भी फोरफीट की जाती है। अब मेरी एक सीट खाली हो गई, नाउ आई कैन सेल दैट सीट, आई कैन सेल दैट सीट, मान लो फीस था 30,000, 20 आ चुका था, 10 बाकी था, अब वो जो सीट खाली है उस पर एक नया एडमिशन आया, सीट कितने की है? 30 की, बट आई कैन गिव दैट सीट टू दैट स्टूडेंट इन लोएस्ट, लोएस्ट कितने में? 10 में दे सकता हूं, 10 में दे सकता हूं, क्योंकि उस सीट से 30,000 आने थे, 20 पुराने वाले से ले चुका हूं, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना 10 में देने में। कंपनी कैन गिव डिस्काउंट ऑन री इशू up to the extent of forfeited amount, बोल दूं up to the extent of forfeited amount from previous shareholder, जितना previous shareholder से forfeit किया है उस extent तक you can give the discount। तो वो डिस्काउंट नहीं कहा जाता, क्योंकि वो आप चिप से नहीं दे रहे हो, आप forfeited amount में से दे रहे हो। ये सारे केसेस बता रहा हूं, जिन केसेस से आपके क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बनेंगे और उनसे जर्नल एंट्रीज होंगी। यहां तक स्टोरी क्लियर है? बचा हुआ फोरफिटेड अमाउंट, मान लो नहीं दिया डिस्काउंट या कम दिया डिस्काउंट, तो बचा हुआ फोरफिटेड अमाउंट कंपनी के रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो कंपनी का प्रॉफिट होगा फाइनली। एक और स्टोरी, अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, मैं आया ही नहीं हूं ट्रांजैक्शन नोट करवाने, अवेयर कर रहा हूं कि कैसे कैसी चीज से डील करना है। नाउ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट फेस वैल्यू, 10 रुपए का चीज 10 में, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम, दैट इज फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंपनी इशू पे ले रही है वो सब कहलाता है प्रीमियम, और वो कंपनी का होता है प्रॉफिट, एंड कंपनी कैन यूज दैट प्रीमियम और प्रॉफिट फॉर 5 स्पेसिफिक पर्पस, वो डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। प्रीमियम इज पार्ट ऑफ कैपिटल और नॉट? नो, प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल। फिर प्रीमियम कहां लेना है, कब लेना है, किस इंस्टॉलमेंट के साथ लेना है, वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। मान लो कंपनी 10+5 पे शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम। अब ये 5 रुपए का प्रीमियम कंपनी किसके साथ लेगी? एप्लीकेशन के साथ भी ले सकती है, 2 रुपए के साथ 5 रुपए एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट के साथ भी ले सकती है, कॉल के साथ भी ले सकती है, और इन 5 रुपए को ही डिवाइड करके 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ ले लिया, 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ ले लिया, 1 रुपया कॉल के साथ ले लिया, ऐसे भी ले सकती है। तो यदि ये भी प्रीमियम आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी।
कंपनी, ये तो मैं बता ही चुका, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। फिर एक और क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन पे कितना मनी लेना है, मिनिमम कितना मनी लेना है, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? आंसर इज यस। एप्लीकेशन पे कम से कम, कम से कम, अच्छा पहले एक चीज, 10 रुपए क्या था इस क्वेश्चन में? फेस वैल्यू। इशू किस पे कर रहे थे? प्रीमियम पे। तो 15 रुपए को हम बोलते हैं इशू प्राइस, ये कहलाती है इशू प्राइस। इशू प्राइस, जिस प्राइस पे आप शेयर इशू करते हो दैट इज नोन एज इशू प्राइस। कंपनी डिसाइड करेगी किसी भी बेसिस पे, उसको एक पीस कितने का रखना है दैट कंपनी विल डिसाइड। नॉर्मली यदि प्रैक्टिकल बात करते हैं तो प्रैक्टिकली जो नॉर्मल केसेस हैं उसमें कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपी, 2 रुपी और 10 रुपी के आसपास देखा है मैंने। तो मैंने मैक्सिमम देखा है 1 और 10, ये नॉर्मली ये रखती है कंपनी फेस वैल्यू, या तो 1 रुपया रखती है फेस वैल्यू या 10 रुपये रखती है। उसके ऊपर शेयर प्राइस जो भी लेती है वो इशू प्राइस, वो प्रीमियम है। फेस वैल्यू क्लियर है? इशू प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, एंड दैट मे बी ऑन फेस वैल्यू और फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, किसी पे भी कर सकती है। ठीक है, अब मान लो कंपनी 15 रुपए पे शेयर इशू कर रही है, इशू प्राइस 15 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है। क्या एप्लीकेशन पे कितनी मनी लेनी है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, एक और एमसीक्यू क्वेश्चन। रेस्ट्रिक्शन इज 5% ऑफ फेस वैल्यू, मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू। ये रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। 5% ऑफ फेस वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 10 रुपए का 5%, 50 पैसा, 50 पैसा कम से कम उसे एप्लीकेशन पे लेना पड़ेगा, 5% ऑफ द फेस वैल्यू। बट सेकेंड रेस्ट्रिक्शन दिया है सेबी ने। सेबी के अकॉर्डिंग 25% ऑफ द इशू प्राइस, 25% ऑफ द इशू प्राइस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 रुपीज का 25%, 3.75। कंपनीज एक्ट बोलता है 5%, लेकिन किसका 5%? फेस वैल्यू का। सेबी बोलता है 25%, लेकिन किसका 25%? इशू प्राइस का। दोनों में डिफरेंस है, 5% ऑफ फेस वैल्यू है, 25% ऑफ इशू प्राइस है। सर फिर कौन सा माना जाएगा? वो तो आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन कौन सा माना जाएगा? तो सेबी का प्रेफर किया जाएगा, सेबी का प्रिवेल रहेगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, ये सिर्फ यदि आपसे मिनिमम एप्लीकेशन मनी पूछा जाए तो वहां पे स्पेसिफाई होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट मांग रहा है या एज पर सेबी मांग रहा है। एज पर कंपनीज एक्ट तो 5% ऑफ फेस वैल्यू है, एज पर सेबी है तो 25% ऑफ इश्यू प्राइस है। ठीक है, इतना ही बात करेंगे आज। अकाउंटिंग कल से शुरू करेंगे इसके बारे में, फर्स्ट स्टेप से, ताकि कल थोड़ा सा आराम से नहा धो के आओ, सो के आओ,